आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि डायरेक्ट प्रपोर्शन से रिलेटेड होगा। ठीक है, पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया था, इसके साथ ही साथ वेरिएशन क्या होता है, प्रपोर्शन क्या होता है और डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है और इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग जान चुके थे। और हमने कहा था कि हम लोग आने वाले क्लास में यानी कि आज से डायरेक्ट प्रपोर्शन का सवाल अलग बनाएंगे और इनवर्स प्रपोर्शन का भी सवाल अलग अलग बनाएंगे। तो अभी फिलहाल एक दो क्लास जो हमारा चलेगा, एक ये क्लास, इसके बाद एक और क्लास चलेगा जिसमें कि हम लोग डायरेक्ट प्रपोर्शन के सवालों को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर चलेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन पे, उसके बाद फिर ये चैप्टर ये हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। अच्छा, इस सवाल जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो तो लिखा हुआ है ही, इसको तो हम लोग सॉल्व करेंगे ही, लेकिन कुछ बात है जो कि आपको जान लेना चाहिए। वो ये बात है कि कुछ मायने में ना, यदि कि कुछ चीज़ों में हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन लगता है कि होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट प्रपोर्शन नहीं लगता है, उनके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। मतलब कि आपको लगेगा कि यहाँ पे डायरेक्ट प्रपोर्शन होना चाहिए, क्योंकि जब एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा भी अपने आप बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ऐसा लगेगा आपको कि ये बढ़ रहा है, ये भी तो बढ़ रहा है, तो डायरेक्ट प्रपोर्शन होना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, हालांकि बढ़ता दोनों है लेकिन फिर भी डायरेक्ट प्रपोर्शन नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? अब ऐसा कौन कौन सा केस है इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए कहाँ पे लिख दें वो चीज, चलो कुछ चीजें हैं जो कि हम यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए हमारे पास यहाँ पे जगह है, इसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जैसे पहला आपका यहाँ पे है, पहला है चेंज इन फिजिकल चेंज इन ह्यूमन बींग्स, फिजिकल चेंज इन ह्यूमन बींग्स, फिजिकल फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज इन ह्यूमन बींग्स। चलिए समझिए ध्यान से, फिजिकल चेंज इन ह्यूमन बींग्स का मतलब क्या होगा? मतलब कि हम लोग अभी यहाँ पे वो चीज सीखने जा रहे हैं जहां पे आपको लगेगा कि डायरेक्ट प्रपोर्शन होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वहां पे डायरेक्ट प्रपोर्शन लागू नहीं होता है। पहला एग्जांपल आपके सामने हो गया, फिजिकल चेंज इन ह्यूमन बींग्स। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए आपको मालूम है कि यदि कोई छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो जैसे जैसे उसका समय बीतते जाता है, समय उसका ज्यादा होते रहता है, वो भी धीरे 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 बड़ा होता रहता है। लेकिन कुछ केस में ऐसा भी होता है कि समय तो अपने गति से चल ही रहा होता है, समय तो जैसे चलना हो तो चलेगा ही। क्या समय की आज तक किसी के लिए रुका है? क्या नहीं रुका है। समय अपना जैसे चलता है, समय का पहिया जैसे जैसे चलता है वो तो अपना चलेगा ही चलेगा। लेकिन कुछ केस में ऐसे होते हैं कि कुछ बच्चे समय के साथ बढ़ नहीं पाते, जो कि बौना ही रह जाते हैं। हालांकि समझिएगा मेरी बात को, मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, और समय अपना बीत रहा है, जैसे चलना था समय वो अपना चल रहा है, एकदम बराबर गति से अपना जा रहा है। बच्चे में भी ग्रोथ हो रहा है, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है जिस हिसाब से हमारा टाइम बीत रहा है। हालांकि बच्चे में भी ग्रोथ हो रहा है, धीरे 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 हो रहा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में हमारा समय बहुत ही जल्दी भाग रहा है। मतलब ये हो गया कि 20 साल बीत गया, लेकिन बच्चे का हाइट जो है अभी तक फिलहाल इतना ही हुआ है, वो क्या हो गया? बौना हो गया। हालांकि अब आपके यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन समझिएगा, आपको कंफ्यूजन ये हो सकता है कि सर ठीक है समय तो बढ़ ही रहा था अपना, लेकिन बच्चा भी तो बढ़ रहा था। हाँ धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन बढ़ तो रहा था ना वो भी। तो सर जब समय बढ़ रहा है तो बच्चा भी तो बढ़ ही रहा है। बस फर्क क्या है? फर्क ये है कि जिस स्पीड से समय बढ़ रहा है, समय भाग रहा है, उस स्पीड से हमारा ये बच्चा नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन बढ़ तो दोनों रहा है। तो आपको लग रहा होगा कि सर इसमें तो डायरेक्ट प्रपोर्शन होना चाहिए क्योंकि दोनों बढ़ रहा है। हालांकि बच्चा बढ़ रहा है लेकिन ज्यादा नहीं ग्रो कर पाया, वो बौना ही रह गया, लेकिन बढ़ा तभी तो उतना आया। तो आपको लग गया होगा, आपको लगता होगा कि सर यहाँ पे डायरेक्ट प्रपोर्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट प्रपोर्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि याद कीजिए हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया है। फॉर्मूला क्या है? x1 बाई y1, x2 बाई y2, x3 बाई y3, और भी आगे हो सकता है ना। तो हो सकता है कि पहले वाले में समय और बच्चे का डेवलपमेंट दोनों बराबर हुआ हो, लेकिन इस वाले में बराबर ना हुआ हो, इस बारे में बराबर ना हुआ हो। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन कब कहलाएगा? जब सारा क्वांटिटी आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं
जिस हिसाब से हमारा समय भाग रहा था उसके कंपैरिजन में उस बच्चे का जो डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं रुक गया होगा, इसीलिए वो बौना ही रह गया। हालांकि दोनों आगे बढ़ा, लेकिन दोनों के बढ़ने में थोड़ा सा मिसमैच हो गया, वो जल्दी आगे बढ़ गया, ये पीछे रह गया। तो क्या बराबर होगा? कभी कभी बराबर नहीं होगा। तो बराबर कब होता? जब दोनों एक साथ भागता, दोनों का एक साथ ग्रोथ होता, यानी कि समय तो अपना चलेगा ही, समय के साथ साथ यदि उस बच्चे का भी डेवलपमेंट होता, तब जाके हम कह सकते थे कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो यहां से आप क्या समझ गए? यहां से आप ये समझ गए कि हमेशा दोनों का बढ़ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं कहलाता है। कब कहलाएगा? जब दोनों सेम गति से चल रहा हो, कहीं पे ऊपर नीचे नहीं, या फिर ऐसे नहीं, या फिर ऐसे भी नहीं, दोनों बराबर है, दोनों बराबर जा रहा हो, तभी हमारा कहलाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और उसके लिए सबसे बढ़िया फॉर्मूला हमारा ये था जो कि हमने कल बताया था आपको। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा पहला। उसके बाद है चेंज इन वेट एंड हाइट। दूसरा एग्जांपल, चेंज इन वेट एंड हाइट। इसके ऊपर भी आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन काम नहीं करता है। क्या लिखा हुआ देखिए, चेंज इन वेट एंड हाइट। हो सकता है कि कोई बच्चा का जो हाइट है वो बहुत ही जल्दी बढ़ रहा है, उसका वेट भी बढ़ रहा है, लेकिन उस स्पीड से नहीं बढ़ पा रहा है जिस स्पीड से उसका हाइट बढ़ रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अभी मेरा हाइट कितना है, मेरा हाइट अभी इतना है ना, चलिए मेरा हाइट इतना हो गया मान लीजिए, ठीक है, लेकिन अभी हम 50 kg के हैं, तो अभी मात्र मेरा 51 kg ही होगा। यानी कि मान लीजिए अभी मेरा एग्जांपल मान लीजिए कि अभी मेरा 5 फीट है, ठीक है, हम 7 फीट के हो गए, लेकिन अभी मेरा 50 था, हुआ मात्र कितना, 51 हो गया। एक यूनिट बढ़ा मेरा केजी, लेकिन ये तो 2 बढ़ गया। मेरा हाइट पहले 5 था, अब कितना हो गया, 7 हो गया, तो 2 यूनिट बढ़ाना। लेकिन मेरा वजन जो था वो पहले 50 था, अब 51 हो गया, 1 kg घट गया। इसमें 2 kg बढ़ता दोनों बराबर हो जाता, लेकिन 1 ही kg बढ़ाना, बढ़ा तो दोनों, तो आपको लग गया होगा कि सर हाइट भी बढ़ा, वेट भी बढ़ा, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होना चाहिए। लेकिन क्या दोनों समान गति से बढ़ा? क्या एक बढ़ रहा है 2 यूनिट, तो एक बढ़ रहा है 1 ही यूनिट। तो इस रीजन में हमारा जो है चेंज इन वेट और हाइट के कंपैरिजन में, यानी कि इस वाले केस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन लागू नहीं होता है, क्योंकि इस वाले में वो वाला फॉर्मूला जो हमने यहाँ लिखा था वो सेटिस्फाई ही नहीं होता है। कोई समस्या इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक और है ट्री एंड द नंबर ऑफ लीव्स, हाइट ऑफ अ ट्री एंड द नंबर ऑफ लीव्स। उसी प्रकार का ये भी है, उसको हमने लिख रहे हैं, वो इसी से मिलता जुलता है ना। हाइट ऑफ अ ट्री एंड द नंबर ऑफ लीव्स, मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हो सकता है कि एक पेड़ का जो हाइट है वो बहुत जल्दी फटाफट बढ़ रहा है, लेकिन उसमें जो पत्ते का ग्रोथ है वो ज़्यादा हो ही नहीं पा रहा है। ग्रोथ हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से उसका हाइट बढ़ रहा है उस हिसाब से आपका लीफ में इंक्रीजमेंट नहीं आ पा रहा है, यानी कि लीफ का संख्या नहीं बढ़ पा रहा है। बढ़ तो दोनों रहा है, लेकिन क्या दोनों समान गति से बढ़ रहा है? क्या नहीं, पेड़ का हाइट जल्दी बढ़ रहा है और लीफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस वाले केस में भी हमारा यह फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं होगा, और जब फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी नहीं कहलाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा इस बात को कि ये जरूरी नहीं है कि दोनों क्वांटिटी बढ़ रहा है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जरूरी कब हो जाता है? जब दोनों क्वांटिटी हमारा बिल्कुल समान गति से आगे बढ़े, एक ही साथ आगे बढ़े, कोई आगे पीछे नहीं, दोनों एक साथ बढ़ेगा, तभी हमारा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अपने सवाल पे। ये चीज बताना बहुत ही जरूरी था, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि इन 2 चीजों पे 2-3 चीजें और हैं एग्जाम्पल के तौर पर यदि देखेंगे हम लोग तो इन सारे चीजों पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन लागू नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने सवाल पे। देखिए सवाल क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द टेबल्स गिवन बिलो। 1-2 टेबल दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखो। एंड फाइंड वेदर एक्स एंड वाई, एक्स वाई यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, एंड फाइंड वेदर एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और नॉट। बेसिकली हमको ये बताना है कि देखो भाई तुम्हारे पास ना 2 टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को देख के बताओ कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है कि नहीं।
इसको देख के बताओ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एग्जांपल है कि नहीं, यानी कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, वो हमको पता करके बताओ। ठीक है, चलिए तो हम आपके लिए एक बार यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लिखना चाहेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का? y1 x2 बाई y2 x3 बाई y3 x4 बाई y4 और भी आगे चल सकता है, इसका कोई अंत नहीं है। यह फॉर्मूला हो गया। तो यदि इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है ये दोनों टेबल, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, डायरेक्ट वेरिएशन का, हालांकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी वही चीज होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का वो एग्जांपल है, हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, यहां पे लिखा हुआ है आपके पास, देखिए ध्यान से लिख देते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है 3/6, उसके बाद लिखा हुआ है 5/10, उसके बाद है 7/14, उसके बाद है 9/18, उसके बाद है 12/24। यही चीज़ है। चलिए अब देखते हैं कि इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। इस फॉर्मूला को आपस में सब क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। चलिए हम लोग कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। यानी कि हर केस में आपको रिजल्ट कितना देखने को मिला? 1/2, 1/2, 1/2, 1। चलो बार बार लिखने से बढ़िया है कि हम लोग जान तो गए कि सबका वैल्यू कितना आ गया, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 आ गया। मतलब कि हर आपस में ये क्वांटिटी क्या है? इक्वल है। तो क्या ये वाला इस चीज को सेटिस्फाई किया? बिल्कुल किया, क्योंकि इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, सबका वैल्यू कितना आ गया? 1/2 आ गया। कोई समस्या इसमें? तो क्या ये एक डायरेक्टली प्रोपोर्शन डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल है? बिल्कुल है। तो आप यहाँ पे नीचे में लिखेंगे हैंस इट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सिंपल सी बात हो गया। यहाँ पे आप लिखेंगे हैंस इट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आगे बढ़ते हैं, ये वाला सवाल देखिए। ये वाला सवाल क्या कहता है? यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, पहले वो लिख लीजिए 4/12 है। अच्छा ये सब तो आपस में इक्वल है, तो क्या हम लोग इक्वल का साइन डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं भाई, क्योंकि बराबर हो गया। पहले क्यों डाले थे? क्योंकि हमको पता नहीं था बराबर है कि नहीं, लेकिन अब डाल रहे हैं क्योंकि आपको मालूम चल गया सबका वैल्यू 1/2, 1/2, 1/2 है। तो या उसके बाद है 4/12, 7/21, उसके बाद 12/36, उसके बाद 15/60। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि ये इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ये बेसिकली आपका फॉर्मूला है, इसको हमने कल भी लिखाया था, है ना। चलिए देखिए, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 7 1 जा 7, और 7 के टेबल 21 कितना बार में? 3 टाइम्स। ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स। देखो यहाँ तक मामला सब चीज ठीक चल रहा था, 1/3, 1/3, 1/3 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 1/4 आ गया। एक के कारण सारा गलत, यानी कि ये जो है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल नहीं है। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि ये तो बराबर था, ये भी बराबर था, लेकिन ये चीज बराबर नहीं था। तो बराबर का साइन लिख के उसको काट दो, इसका मतलब क्या होता है कि वो बराबर नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा हैंस इट इज नॉट अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इस प्रकार का सवाल आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। लेकिन ध्यान में हमेशा क्या रहना चाहिए? ये फॉर्मूला देख लो कि सब क्वांटिटी आपस में बराबर आ रहा है कि नहीं। बराबर आ रहा है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, बराबर नहीं आ रहा है तो नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हाँ ये तो हो गया। आपको लिखना कैसे है इस वाले चीज को कहीं पे नोट करके लिख लीजिएगा, इस प्रकार से NOTE नोट करके इसको मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ पहले आप इसका ऑनलाइन वाले बच्चे, चलो इसको आप एक बार लिख ही लीजिएगा, ठीक है ना। इसका सबसे पहले लिखना है इसको, उसके बाद फिर ये सवालों को सॉल्व करना है। आगे देखिए सवाल नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? इफ x and y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो यहाँ पे टेबल है, पहले ही आपको कह दिया कि जो टेबल दिया हुआ है ना वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब हमको ये मान लेना है कि ये टेबल जो है बिल्कुल एक एग्जाम्पल है किसका? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि पहले ही कह दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर।
फाइंड द वैल्यूज ऑफ x1 x2 एंड y1 इन द टेबल गिवन बिलो। तो जब ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का टेबल दिया हुआ है तो आपको जो है ना x1 x2 और y1 का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए फाइंड करेंगे। तो जब हमको मालूम चल गया कि भाई देखो पहले ही इसने कह दिया कि डायरेक्ट प्रपोर्शन का ये टेबल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इस चीज को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। तो जब इस चीज को ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला फॉर्मूला देखो, तो क्या हम लोग इसको इस पूरे चीजों को इस फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। यदि लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पे बना रहे हैं, कितना है 3/36 है, तो 3/36 लिखेंगे। बराबर क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि कह दिया पहले ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पहले ही कह दिया ना, तो हम लोग बराबर का साइन डाल सकते हैं। उसके बाद क्या है x1/60 है, फिर बराबर कर रहे हैं हम लोग x2/96 है। उसके बाद कितना है 10/y1 है। तो हम लोग इसको इस प्रकार से बिल्कुल बराबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि पहले ही कह दिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसको ना बनाने का बड़ा अच्छा सा तरीका है। क्या तरीका है देखिएगा ध्यान से। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इन सबको छोड़ दो, एक एक करके उनको भी देखेंगे, लेकिन पहले हमको निकालना है x1 का वैल्यू। तो पहले इन दोनों के बारे में बात करिए, इन दोनों के बारे में पहले हम लोग बात करेंगे। जब ये और ये दोनों आपस में इक्वल है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 को, है ना, 3 × 60 बराबर x1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हमारा ऐसे ही होता है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 180 बराबर 36x1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग। ठीक है, आगे देख लीजिए 180 डिवाइडेड बाय 36 बराबर x1, कितना आ जाएगा वैल्यू 5। 36 के टेबल में 180 कितने बार में आता है 5 बार में। चलिए वेरी गुड। तो 5 बराबर x1, यानी कि यहाँ पे जो x1 का वैल्यू आ गया वो आ गया आपका 5। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो यहाँ पे जो x1 है उसका वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निकालना है आपको किसका, x2 का निकालना है। तो क्या करो आप, ये दोनों भी तो आपस में बराबर है, तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। क्या, चलो कर लेते हैं इन दोनों का। अब तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे देख लीजिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x1 लिखा हुआ है ना, तो क्या अब हम लोग x1 के जगह पे 5 लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे तुरंत x1 का वैल्यू निकाल लिया है। तो x1 है तो x1 के जगह पे 5 हम लोग लिख सकते हैं। तो 5/60 बराबर x2/96 लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 5 × 96 बराबर 60 × x2। ठीक है, चलिए कितना आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 जा 30 का 0 हाथ में 3 एंड 5 जा 45 40 480। वेरी गुड, 480 बराबर 60x2 मल्टीप्लाई कर दिए। अब 480 डिवाइडेड बाई 60 बराबर x2, कितना आ जाएगा वैल्यू? चलो यहाँ पे कहाँ पे लिख दें, यहाँ पे कर दें। चलिए देखिए, इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा, और 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, तो 8 आ गया आपका यहाँ पे। तो 8 बराबर x2, ये भी हो गया आपका वैल्यू। तो x2 आपको निकालना था, तो x2 का भी वैल्यू आ गया कितना 8 आ गया। हो गया, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे फिर क्या पूछा गया था, y1 का भी पूछा गया था, यानी कि ये भी आपको चाहिए। तो अब बताइए कि ये दोनों भी तो आपस में इक्वल है ना, तो इक्वल है और आपको x2 का वैल्यू मालूम चल गया 8। तो अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखिए तो 8/96 बराबर 10/y1 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x2 था और x2 के बदले हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमने तुरंत निकाला x2 का वैल्यू, बात खत्म।
अब यहाँ पे भी हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो 8 को y1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 8y1 आ जाएगा डायरेक्टली, बराबर 96 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा, 960। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, y1 बराबर 960 डिवाइडेड बाई 8 कितना आ जाएगा, बराबर 8 के टेबल में 96 12 बार में आता है ना, हाँ 12 बार में आता है, और एक जीरो आ जाएगा हमारा। तो ये हो गया आपका y1 का वैल्यू। कोई समस्या, इस प्रकार से आपको बनाते चलना है, ठीक है। ये वाला सवाल और मजेदार होने वाला है क्योंकि इसमें आपको टेबल नहीं दिया हुआ है, टेबल हम लोग खुद क्रिएट करेंगे, है ना। चलिए देखिए, ये सब ना बहुत बच्चा वाला सवाल था जो हम लोग अभी बना रहे हैं, ये बहुत आसान है, लेकिन हर बार आपको सवाल ऐसा नहीं मिलेगा। सवाल आपको दे देगा और उसमें टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अ कार कवर्स 432 किलोमीटर इन 36 लीटर्स, यानी कि एक कार है जो कि 432 किलोमीटर चल जाता है 36 लीटर पेट्रोल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो बताओ जब एक गाड़ी 35 लीटर में 432 किलोमीटर चल जाता है तो 25 किलोमीटर में कितना दूर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। चलिए टेबल यहाँ पे आप क्रिएट कर लीजिए। पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर, आप पूरा लिख सकते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में केवल काम चला ले रहे हैं। ऊपर में डिस्टेंस लिख लीजिए जो कि किस में दिया हुआ है, किलोमीटर में दिया हुआ है, और नीचे आप लिख लीजिए पेट्रोल, सॉरी लीटर लिख लो, लीटर तो आपका बेसिकली लीटर में ही दिया हुआ, चलो उसको रहने दो, ऐसे लिख लो पेट्रोल किसमें दिया हुआ है, लीटर में दिया हुआ है, यानी कि एल से उसको डिनोट कर दो, ठीक है। देखिए हालांकि आपको पूरा लिखना है, डिस्टेंस कवर्ड ब्रैकेट में किसमें, किलोमीटर, इन किलोमीटर, और पेट्रोल दिया हुआ है यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ पेट्रोल किसमें दिया हुआ है, लीटर में दिया हुआ। तो यहाँ पे हम बेसिकली शॉर्ट में लिख के काम चला रहे हैं, यदि आप इतना भी लिख देते हैं तो काम आपका बन जाएगा। बस ये मालूम चलना चाहिए कि हाँ ऊपर में हमको डिस्टेंस लिखना है, नीचे में हमको पेट्रोल लिखना है। चलिए बताइए कि 432 किलोमीटर जाता है वो पहले, लेकिन कितने नंबर ऑफ लीटर में, 36 लीटर में, तो यहाँ पे लीटर लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है, 25 लीटर में कितना जाएगा, तो लीटर हमको कहाँ पे लिखना है, नीचे वाले में, तो नीचे वाले में 25 लिखेंगे, ऊपर वाले में क्या लिख देंगे, x1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, x1, क्योंकि देखिए ऊपर में हमेशा हमारा कौन सा क्वांटिटी होता है, x1 वाला, यानी कि x वाला, और नीचे में y, xy, इस प्रकार से। तो y में जो खाली जगह है उस, सॉरी ऊपर में जो खाली जगह है वहाँ पे x लिख दो, और नीचे में खाली जगह कहीं पे रह जाए तो वहाँ पे y लिख देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे हमको बेसिकली क्या फाइंड करना है, ये इसी टेबल से पता करना होता है। टेबल देख के टीचर पता कर लेगा कि ठीक है 36 लीटर में गाड़ी कितना जा रहा है, 432 किलोमीटर जा रहा है, तो बताओ कि 25 लीटर में गाड़ी कितना जाएगा, यही आपको फाइंड करना है। और ये आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन का है, तो हम लोगों के पास फॉर्मूला यही वाला है, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कुछ ये चीज़ कहता है, देखिए 432/36 बराबर x1/25, यही कहता है ना फॉर्मूला। चलिए अब इसमें क्या दिख रहा है हमको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है। क्या करेंगे, 432 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, और बराबर 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे x1 से, ठीक है। आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करोगे ना तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। वेरी गुड, मल्टीप्लाई करोगे तो फिर फंस जाओगे, बड़ा डाटा आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए अब बताइए कितने बार में कटेगा, काट के देखिए जल्दी फटाफट। 36 से तो पहले तो हमको लग रहा है एक बार में कटेगा,
ये कितने बार में, पहला ही कट जाएगा ये एक बार में, 36 12, हाँ 12 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि 12 बार में हो गया। तो 12 इंटू 25 कर दो, अब कितना आ जाएगा 250, 300। चलो ठीक है, तब 300 बराबर x1। तो ये जो 300 आया है ये क्या है, किलोमीटर है, क्योंकि हमने यहाँ पे x1 था और x1 था हमारा किलोमीटर, यानी कि 300 किलोमीटर। तो हमको इससे ये पता चलता है कि 25 लीटर पेट्रोल में वो गाड़ी कितना जाएगा, 300 किलोमीटर जाएगा। बात खत्म। जैसे देखिए पहले कितना हमारे पास था, 36 लीटर था, तो कितना जा रहा था, 432 लीटर जा रहा था, सॉरी 432 किलोमीटर जा रहा था। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, पेट्रोल को घटा दिया, तो गाड़ी भी कम चलेगा ना, तो अब यहाँ पे मात्र 300 किलोमीटर चल रहा है। सिंपल सी बात हो गया, खत्म। चलो इसी प्रकार से आपको सवाल बनाना होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन का। कोई समस्या इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे, क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रपोर्शन। हेडिंग डालने के जस्ट नीचे आप लिखेंगे पहले इस चीज को, इन दोनों को लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट करके। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, उसके बाद फिर 2 लिखिए और उसके बाद फिर 3 लिखिए। हो गया? चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमारे पास कुछ और सवाल है डायरेक्ट प्रपोर्शन से, उसको हम लोग बनाने की अभी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच।